गुड आफ्टरनून। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 53 से। जो लास्ट लेक्चर में हमारा क्वेश्चन नंबर 53 सॉल्व नहीं हुआ था, उसको हम वापस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है? पी इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रन। रेगुलर टेट्राहेड्रन हमने उस दिन भी बताया था कि क्या होता है। रेगुलर टेट्राहेड्रन एक्चुअल में क्या होता है कि इसके 4 फेसेस इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। यानी कि तुम कह सकते हो इस तरह से कोई फिगर होगा, ये एक 3D फिगर, इसको 3D फिगर होगा ये। इसमें चारों फेस क्या होंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक, दो, तीन, यानी कि एक फेस ये और एक ये और एक नीचे का बेस, ये चारों क्या होंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे। और क्या कह रहे हैं इसमें? टू द अपोजिट फेस पी इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन। परपेंडिकुलर जो ड्रॉन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। इसमें पहले तो हमने रेगुलर टेट्राहेड्रन देख लिया। टू द अपोजिट फेस एंड इफ ईच एज इज इक्वल टू 2 यूनिट, इसकी हर एज तुम्हारी 2 यूनिट दे रखी है। ठीक, अब इसमें जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा वो कहीं ना कहीं इस तरह से होगा, यहाँ पे कुछ परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा। ठीक, ये जो तुम्हारी होगी ये हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। तो हमें तुम्हें क्या बताना है कि इस पी इज इक्वल टू पी, इसकी लेंथ बतानी है। अब इसको करने का थोड़ा सा 3D फिगर एज्यूम करना पड़ेगा तुम्हें कि पी निकालने के लिए ये और ये लेंथ क्या होगी। ये लेंथ जो दिख रही है, अगर तुम इसको ए बी सी डी ले लो, ए बी सी, ठीक, और डी, तो ये जो लेंथ तुम्हें दिख रही है डी, डी क्या होगी? वो एक्चुअल में हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। अगर ये 2 है और ये सब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी 2, ये भी 2, तो डी जो होगा, डी इज इक्वल टू √3/2 इंटू साइड, यानी कि √3। तो डी तो तुम्हारा √3 हो गया। अच्छा, हमें पता है कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो ये जो उसकी हाइट होती है √3, अगर जैसे कोई भी हाइट आई उसकी, तो उसका जो सेंट्रॉइड होता है तो उसको 2:1 में बांटता है। इस चीज हमने पढ़ रखी है। तो ये अगर हम देखें कि 3 रेशियो क्या हो गया? √3 हो गया। तो 1 रेशियो क्या हो गया? √3/3, यानी कि 1/3। तो एक्चुअल में जो ये बेस आया होगा, ये जो आया होगा वो क्या होगा? वो 1 रेशियो के बराबर होगा। तो हमें ये पता चल गया कि यहां से अगर हम देखें एफ, तो एफ ही क्या होगा? एफ ही हमारा 1/√3 होगा। और उसके बाद डी हमारा मालूम है। अब हमें निकालना क्या है? डीएफ निकालना है। तो डीएफ निकालने के लिए डीएफ स्क्वायर, यानी कि पी का स्क्वायर क्या होगा? √3 का स्क्वायर माइनस 1/√3 का स्क्वायर। तो इसको जब करेंगे हम तो आएगा 3 - 1/3, यानी कि 8/3। 8/3, तो 8/3 का मतलब आ गया √8/√3। इसको वापस अगर हम कॉन्जुगेट से कर लें √3/3, तो ये आ जाएगा तुम्हारा √24/3। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इस फिगर क्वेश्चन हमने उस बार छूट गया था ये। तो 53 का ऑप्शन क्या हो गया? डी हो गया। नेक्स्ट हम लोग वापस चलेंगे। 54 हमारा हो चुका था, 55 हो चुका था। क्वेश्चन हम लोग करेंगे 56 से। तो 53 और 56 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है? 56 क्या कह रहा है कि द साइड्स ऑफ द बेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड। रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड सभी को पता होगा क्या होता है। रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड जस्ट लाइक अ क्यूबाइड। यहाँ पर तुम्हारे पास दे रखा है द साइड ऑफ द बेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड। चलो बनाते हैं रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड इस तरह से। ये हो गया रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड। और ये तुम्हारा इसमें दे क्या रखा है? इसमें तुम्हें दे रखा है द साइड्स ऑफ द बेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड। इसके जो साइड्स बेस के दे रखे हैं वो ए और बी दे रखे हैं। ठीक, उसके बाद दे रखा है द डायगोनल ऑफ द पैरेललोपाइड इंक्लाइन टू द बेस एट एन एंगल थीटा। यहां पर तुम्हें ये समझना होगा डायगोनल तुम्हारा क्या होता है? इस तरह से जाता है। ठीक, यहां से यहां तक जाएगा। और ये बेस से क्या इंक्लाइंड होगा? ये बेस से इंक्लाइंड है थीटा एंगल पर। ठीक है, थोड़ा सा 3D फिगर है तो इस चीज को एज्यूम करना कि ये तुम्हारा डायगोनल, अभी तुम अपने रूम में देखो डायगोनल कहाँ पे जाता है और बेस से इंक्लाइन कैसे कराओगे थीटा पे, वो तुम्हें समझ में आएगा। अब तुम्हें एक चीज मालूम है कि ये जो होती है वो तो a² + b² हो जाएगी सिंपली पाइथागोरस थ्योरम से। अगर हम इसको h माने तो कहीं ना कहीं हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं tan θ = h/a² + b²।
टेन थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि ये 90 होगा, ठीक। इस 3D फिगर है, 3D फिगर में तुम्हें एज्यूम करना है कि अगर तुम्हारा रूम है तो डायगनल, जैसे हमने बोला था कि मैक्सिमम लेंथ जो डायगनल दिखता ही है तुम्हें कि कहाँ पर होता है, और बेस से इंक्लाइंड एंगल थीटा, तो ये भी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। टेन थीटा की वैल्यू आ गई तो एच इज इक्वल टू क्या हो गया, एच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टेन थीटा इंटू टेन थीटा। हमें चाहिए क्या है, हमको चाहिए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया, चारों तरफ के ऊपर और नीचे का बेस छोड़ दें तो चारों तरफ का सरफेस एरिया। तो सिंपली तुम्हें मालूम है कि चारों तरफ का ये क्या होगा, बी इंटू एच, तो सामने वाला भी बी इंटू एच। इस तरफ का देखोगे तो ए इंटू क्या हो जाएगा, ए इंटू एच। तो तुम्हारे पास बी इंटू एच प्लस ए इंटू एच, यानी कि 2HA+B, 2 of A+B H, ये तो लेटरल सरफेस एरिया हो गया। तो A+B तुम्हारे पास है, और H की जगह क्या हो गया, √A² प्लस बी स्क्वायर टेन थीटा। तो ये तुम्हें ऑप्शन मिल जाएगा 2A+B √A² प्लस बी, ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 56। चलो क्वेश्चन नंबर 57 में देखते हैं क्या है। 57 में क्या है, 57 में 57 में कहाँ गया, हाँ ठीक है। 57 में कह रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ इज द सर्कम सेंटर ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC मीट्स AB एट P एंड CB प्रोड्यूस्ड एट Q, ठीक है। देन चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखें, ये 90 दिख रहा है, तो ये अगर हमने अल्फा माना तो ये तुम्हारा 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। बहुत इजी है ये क्वेश्चन, इजिली हो जाएगा। 90 अल्फा 90 माइनस अल्फा, अगर हम इसको ज्वाइंट करें तो ये एंगल हम आराम से बता सकते हैं, ये एंगल हम आराम से क्या बता सकते हैं, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is double the angle subtended by it at any point on the circumference। वहां से ये हो जाएगा 180 माइनस टू अल्फा। ये 180 माइनस टू अल्फा हुआ, ये रेडियस है OA इज इक्वल टू OB, ये तुम्हारी रेडियस होगी। रेडियस है तो इसके अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे, और बराबर भी होंगे, और ये एंगल 180 माइनस टू अल्फा है, तो तीनों का सम 180 होना चाहिए, तो वहां से ये अल्फा हो जाएगा, यहाँ से ये अल्फा हो जाएगा। तो ये अल्फा और ये अल्फा, तो तुम्हें एक चीज समझ में आएगी कि PBO, जो एंगल PBO है, ये एंगल PBO, ये एंगल है ना, बी ये है ना, तो एंगल PBO ये किसके बराबर आ गया, PQB के बराबर आ गया, PQB। अब तुम्हारे पास ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया, तो नन ऑफ दिस इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर आ रहे थे। तो 57 ये है। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है, देयर आर 15 रेडियल स्पोक्स इन ए व्हील। 15 रेडियल स्पोक्स इन ए व्हील, ऑल इक्वली इंक्लाइंड टू वन अनदर। ऑल इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर 15 इस तरह की व्हील्स स्पोक्स होंगी 15। अब वो सब इक्वली इंक्लाइंड है, जैसे हमने बनाया है तो इक्वली इंक्लाइंड नहीं बनाया है, बट यहाँ पर तुम इक्वली इंक्लाइंड बनाओ तो सब बराबर बराबर से, यानी कि ये जो होगा वही फिर इसमें होगा। तो इस तरह से 15 बनानी होंगी इक्वली इंक्लाइंड। तो हमें मालूम है ये पूरा 360 होता है, तो अगर एक एंगल की बात की जाएगी तो एक एंगल कितना आ जाएगा, 360/15, यानी कि 24 डिग्री आ जाएगा। अब तुम्हारे पास एक बात समझ में आ गई कि दो स्पोक्स के बीच में क्या एंगल होगा, 24 डिग्री होगा, क्योंकि सारी इक्वली इंक्लाइंड टू वन अनदर है। अब ये पूछ रहे हैं, देयर आर टू स्पोक्स विच लाई अलोंग द डायमीटर ऑफ द व्हील। अगर डायमीटर ऑफ द व्हील के अलोंग लाई करेगी तो दो स्पोक्स के बीच 180 डिग्री एंगल होना चाहिए। क्या 24 का मल्टीपल में 180 आता है, नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 24 है तो इन दोनों का जो भी होगा वो मल्टीपल ऑफ 24 ही गैप होगा। इन इस तीनों का 24 और 3 होगा, ये 24, ये 24, तो 24 इसमें और इसमें अगर देखा जाए तो कितना हो रहा है, 24 × 3, 24 × 2। तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसमें 180 डिग्री हो, क्योंकि 24 का मल्टीपल 180 डिग्री नहीं है। तो ये तो ऑप्शन चला गया। सेम तरीके से 90 डिग्री का भी कोई
ऐसा नहीं होगा जो 24 का मल्टीपल हो। ये भी चला गया, इंक्लूड्स एन एंगल लेस देन 24। हाँ, आर एन एंगल ऑफ 20 डिग्री, ये सही है क्योंकि 24 5 का क्या होता है 120 डिग्री। अब हमें मालूम है अगर ये पहली है, दूसरी, तीसरी और ये भी अगर 24 ले लें, ये भी 24 ले लें, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो हम ये कह नहीं सकते हैं क्या कि ये और ये 180 के बीच में हो जाएगी, टोटल 120 के बीच में, हाँ हो जाएगी। तो वहां से हमारा ऑप्शन क्या हो गया 58 का सी। नेक्स्ट देखते हैं 59। 59 भी अच्छा क्वेश्चन है। टू रेगुलर पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स हैव साइड्स 40 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर है। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है? रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब होता है कि एक ऐसा पॉलीगन जिसमें नंबर ऑफ, वो क्या कहते हैं, सारे साइड्स की लेंथ इक्वल हो और इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल क्या हो इक्वल हो। और ईच इंटीरियर एंगल होता क्या है वो 2n-4 इंटू 90/n होता है। तो रेगुलर पॉलीगन ये कह रहे दो रेगुलर पॉलीगन है, यानी कि एक n1 ले लो एक दूसरा n2 ले लो साइड के। तो दोनों के नंबर ऑफ साइड n है, दोनों के नंबर ऑफ साइड्स n है। और उसकी साइड लेंथ जो दे रखी है, मान के चलो इसकी साइड लेंथ A1 40 दे रखी है और इसकी साइड लेंथ तुम्हारे पास 9 दे रखी है। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अनदर रेगुलर पॉलीगन, यानी कि हमें तीसरे पॉलीगन की साइड निकालनी होगी, A3 निकालनी होगी। जबकि ये कह रहे हैं have the same number, the length of the side of another regular polygon of the same number of sides and whose area is equal to sum of area of the polygon। तो सबसे पहले पॉलीगन का जो एरिया होता है वो क्या होता है? जब रेगुलर पॉलीगन होता है तो सारे साइड बराबर होते हैं, उसमें क्या होता है कि सब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। तो n इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये रेगुलर पॉलीगन का एरिया होता है, n इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम। अगर जो नेक्स्ट आने वाला है उसका एरिया की बात करेंगे तो क्या होगा n इंटू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। और वो किसके बराबर होगा? n इंटू √3/4 पहले वाले साइड के बराबर, स्क्वायर के बराबर, प्लस 9 का स्क्वायर, क्योंकि ये हमने कंबाइन करके लेकर गया है। क्योंकि अगर इसका इंडिविजुअल एरिया देखा जाए तो n इंटू 3 इंटू 4 40 का स्क्वायर, और इसका देखा जाए तो n इंटू √3/4 इंटू 9 का स्क्वायर, इंटू 9 का स्क्वायर। तो ये और ये दोनों को प्लस करके ऐसे लिख सकते हैं। अब तुम्हारे पास क्या ही बचा, ये कट गया ये कट गया, A3 स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हारे पास आ जाएगा 40 का अंडर 16 81, और A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A3 इज इक्वल टू 41 16 81। तो 41 इज द राइट आंसर। 59। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कह रहे हैं? इन रेक्टेंगल ABCD, AB इज इक्वल टू 2BC, AB इज इक्वल टू 2BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये तो 4 सेंटीमीटर पूरा दे रखा है। और E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB। E ये दे रखा है और F ये दे रखा है, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड CD रेस्पेक्टिवली। ESD एंड आर्स ऑफ सर्किल सेंटर्ड एट A एंड B रेस्पेक्टिवली। Perpendicular bisector line L of EF cuts the arc at SNT, then ST is equal to, ये 4 था तो पक्का ये तुम्हारा 2 हो जाएगा। और 2 के बाद भी ये क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये 1 हो गया और ये 1 हो गया। अच्छा, ये तुम्हें दिख रहा है क्या होगा? ये मिड पॉइंट दे रखा है तो ये भी 2 होगा और ये 2 होगा। अच्छा, ये परपेंडिकुलर वेक्टर तो ये 90 होगा। अगर हम इसको मिलाएं तो ये तुम्हें क्या दिख रहा है? ये 2 दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि जो आर्क है उसकी रेडियस यही होगी 2। तो ये 2 है तो ये क्या होगा? ये तो 1 दिख रहा है क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से ये और ये 1 हो गया बराबर। अगर ये 2 है ये 1 है तो ये क्या आ जाएगा? √3 आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। अब ये √3 आ गया। सेम चीज हमने यहां पर भी करी, ये 1 और ये 2 तो ये √3। तो ये √3 ये √3, हमें ST चाहिए, ST चाहिए, ये √3 है ये √3 है।
तो टोटल 4 माइनस 2√3 आंसर हो गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये, 4 माइनस 2√3। 60 क्वेश्चन 4 माइनस 2√3। क्वेश्चन नंबर 61। 61 क्या कह रहे हैं? C1 and C2 are two non-intersecting circles. C1 and C2, कोई C1 है और कोई C2 है। ये दोनों क्या है? C1 and C2 are two non-intersecting circle whose radius are in the ratio। C1 और C2 की जो रेडियस दे रखी है वो R1 R2 का रेशियो जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? वो 1:30। ए थर्ड सर्किल कट्स द स्मॉलर सर्किल, यानी कि 1:2, यानी कि 2 वाले को थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं C2 को। ठीक, C2 बड़ा ही होगा। अब ये कह रहे हैं कि ए थर्ड सर्किल कट्स द स्मॉलर सर्किल एट ए एंड बी एंड द बिगर सर्किल, यानी कि एक थर्ड सर्किल है दोनों को काटेगा, ये तो पता चल गई। और जो स्मॉलर सर्किल है उसको ए और बी पे काटेगा एंड द बिगर सर्किल एट सी एंड डी पे काटेगा। अब तुम्हारे पास क्या है? ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एंड बी, यानी कि ए बी और सी डी, अगर ए बी और सी डी को बढ़ाया जाए, ए बी और सी डी को, तो ये तुम्हारा कहीं ना कहीं आगे प्रोड्यूस होके कहाँ मिलेंगे? ये तुम्हारे आगे प्रोड्यूस्ड होके कहीं मिलेंगे पी पर। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से बनेगा। ए बी और सी डी intersect at P. The ratio of the length of tangent from P to the circle C1 and C2। तो यानी कि हमें जो बताना है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट, यानी कि यहां से P से अगर हम यहाँ टेंजेंट डालें तो PT होगी, और अगर हम यहाँ पे डालते हैं टेंजेंट तो ये क्या होगा? PR होगा। ठीक है, अब देखो हमने थ्योरम पढ़ रखी है कि अगर ये PT है और ये अगर इस सर्किल में लगाएं C1 में, C1 सर्किल में अगर हम अपनी थ्योरम लगाएं सेकंड एंड टेंजेंट थ्योरम, तो ये क्या बताता है? PT² इज इक्वल टू PB इंटू PA। और अगर हम इसमें लगाएं C2 वाले में, तो C2 वाली में PR² क्या होगा? PD इंटू PC, PD इंटू PC। अच्छा, और उसके बाद अगर हम PT² अपॉन PR² करें, PT² अपॉन PR², तो ये क्या हो जाएगा? PB इंटू PA अपॉन PD इंटू DC। नहीं, PD इंटू PC, ठीक है, PD इंटू PC होगा, PD इंटू PC। अब एक चीज इसमें ध्यान देनी होगी, PD इंटू PC, कि जो PB इंटू PA और PD इंटू DC PC होता है, ये बराबर होता है, ये दोनों बराबर होता है। क्यों बराबर होगा? अगर हम P से, अगर तुम ये सोचो कि P से हम मान के चले कि हमने एक टेंजेंट इस पे ड्रॉ की होती, ठीक, एक टेंजेंट हमने कोई भी ड्रॉ की होती P से, तुम ऐसे समझ लो इसको, अगर हमने यहाँ पर कोई टेंजेंट ड्रॉ करी है, ठीक, टी, PT², और हम इसमें क्या लगाते हैं? PA इंटू PB। ठीक, और अगर हम यहीं से दूसरी टेंजेंट ड्रॉ कर दें, ठीक, और अगर हम इस टेंजेंट को लें PR, और ये ले लें, कुछ और ले लें यहाँ पर, यानी कि PC PB इंटू PA की जगह ये ले लें PC इंटू PD ले लें अंदर, तो क्या तुम देखोगे, क्योंकि PT² का जो फॉर्मूला लगेगा वो इस पे लगेगा, और PAR² का तुम इस पे लगा सकते हो, बट PT और PR, लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉप फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, आर इक्वल होती है, तो वहां से ये दोनों भी बराबर होते हैं। तो ये दोनों बराबर होने का मतलब ये है कि अगर सर्किल में कुछ भी इस तरह से है, ठीक, तो PB इंटू PA और PC इंटू PD ये दोनों बराबर होते हैं। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। 61 के बाद क्वेश्चन नंबर 62। 62 क्या कह रहे हैं? द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:7। एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल दे रखा है 2x प्लस 3x प्लस 7x, ये रेशियो में दे रखे हैं, 7 3 10 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तो x इज इक्वल टू 15 डिग्री आएगा।
अब तुम्हारे पास 15 डिग्री आने का मतलब एक एंगल 30 हो गया, एक एंगल 45 हो गया, और एक एंगल कितना हो गया? अच्छा बनना 105 डिग्री। The length of the smallest side, the angles of a triangle are in the ratio the length of the smallest side। एक बात तो हमें समझ में आ गई, 105 आने का मतलब कि हमारा जो ट्रायंगल है वो क्या है? वो ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल होगा, वो 105 डिग्री हो गया। ठीक, इस तरह का ट्रायंगल होगा। अब 105 डिग्री ये हो गया, अब हमें एक 30 डिग्री लेना है और एक कितना लेना है? 45 डिग्री। ये तो हमारा ट्रायंगल हो गया। द रेडियस, अब ये कह रहे हैं द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड। स्मॉलेस्ट साइड का मतलब स्मॉलेस्ट साइड स्मॉलेस्ट एंगल के अपोजिट, यानी कि ये जो लेंथ हमें दे रखी है वो 2012 सेंटीमीटर दे रखी है। द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्किल ऑफ द ट्रायंगल। सर्कम सर्किल कैसे बनता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनता है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तुम्हारा जो होगा वो सरकम सर्किल बनाएगा। सरकम सर्किल इस तरह से बनेगा, और ये इस तरह से एक सर्किल जाएगा। थोड़ा सा और अच्छा फिगर आता है। एक, ठीक है, ये आएगा फिगर। अब हमें क्या बताना है? सरकम सर्किल, द रेडियस ऑफ द सरकम सर्किल ऑफ द ट्रायंगल। हमें रेडियस बताना है, यानी कि अब रेडियस बताने के लिए तुम क्या कर सकते हो? ये 30 है, तुम इसको ज्वाइन करो। अगर इसको ज्वाइन करो तो ये क्या बन गया? ये तुम्हारा, ये कॉर्ड अगर देखो, ये, और इसको ज्वाइन करते हैं और इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं यहां से। ठीक, इसको ज्वाइन करने से फायदा क्या है कि तुम्हें दिख रहा है द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर। ये जो एंगल होगा वो क्या होगा? 60 डिग्री होगा, क्योंकि इस कॉर्ड से ये एंगल 30 डिग्री बन रहा है, तो ये 60 डिग्री हो गया। अब ये 60 डिग्री हो गया और ये दोनों रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो इनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो बराबर होंगे। तो अपोजिट एंगल बराबर, ये 60 पहले ही हो चुका है, तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। तो यानी कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का तुम्हें साइड एक तो दे ही रखी है 2012, तो इसका आंसर तुम्हारा डायरेक्ट 2012 हो जाएगा। तो ये आंसर क्या हो गया? 2012। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं क्या है। एबीसी इज ए ट्रायंगल। एबीसी इज ए ट्रायंगल दे रखा है तुम्हें। ए बी सी, ए बी सी is a triangle with AB is equal to 13 or BC is equal to 14 and CA is equal to 15. AD and B are medians. AD and B are altitudes from and A and B to BC and हाँ, AD and B, चलो, AD and B are altitudes from A and B to B and C। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया AD और ये हो गया B। ठीक, H is the point of intersection of AD and B। H is the point of intersection। एक मिनट, थोड़ा सा फिगर और अच्छे से बना देते हैं। देखो, इसका फर्स्ट फिगर ड्रॉ कर देते हैं, फिर बताते हैं इसमें। ए डी, ए, और उसके बाद ये तुम्हारा जी, और ठीक है, ए बी सी डी और सी एच आई
पी और ये हो गया तुम्हारा जी और एफ। चलो ए बी से ट्रायंगल विद ए बी 13 बी सी 14 एंड सी ए इज इक्वल टू 14। नहीं नहीं, ये क्वेश्चन अच्छा अलग है, ठीक है, हमें क्वेश्चन अलग है, एक मिनट को, इसका फिगर थोड़ा सा अलग बनेगा। ए बी सी से ट्रायंगल, ठीक है, ये तुम्हारा ट्रायंगल दे रखा है और इसमें तुम्हें दे रखा है ए बी, ए बी सी। ए बी इज इक्वल टू 13 दे रखा है, बी सी इज इक्वल टू 14 दे रखा है और सी ए इज इक्वल टू 15 दे रखा है। ए डी एंड बी, ए डी तुम्हारा ये दे रखा है और बीई तुम्हारा ये दे रखा है, बीई और ए डी। ठीक, अब इसमें तुम्हें बताना क्या है, H is the point of intersection of AD and B. The ratio of HD upon HB बताना है। तो इजी है क्वेश्चन ये। 13 14 15 जो ट्रायंगल होता है उसका एरिया जो होता है वो तुम्हें 84 होता है। ये चीज याद कर रखो कि 13 14 15 साइड होता है, उसका एरिया 84 होता है। अगर हम इसको देखें, H तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर हम इसकी हाइट H माने तो यहां से हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं हाफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 84। तो H इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, H इज इक्वल टू 84 इंटू 2 अपॉन 15। 3 2 जा 6, 3 8 जा 3 5 जा, तो ये आ जाएगा 56 अपॉन 5। तो ये तो तुम्हारा हो जाएगा H, H हो गया तुम्हारा 56 अपॉन 5। ठीक, अगर हम इसको थीटा माने तो थीटा मानने का मतलब ये है कि जो साइन थीटा होगा, साइन थीटा क्या होगा, एच टी अपॉन एच बी। और यही तो हमें बताना है, थीटा इज इक्वल टू एच डी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना, थीटा इज इक्वल टू एच डी अपॉन एच बी, तो साइन थीटा की वैल्यू ये होगी। लेकिन अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, इस ट्रायंगल में देखें, इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल में तुम क्या कैलकुलेट कर सकते हो, इस कैलकुलेट ट्रायंगल में तुम कैलकुलेट कर सकते हो कॉस थीटा बहुत आराम से। क्यों, कॉस थीटा के लिए तुम्हें मालूम है कि इसमें तुम्हारे पास क्या दे रखा है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दे रखा है। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू तुम्हारी आराम से निकल आएगी इसमें। कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा 56 अपॉन 5 इंटू 14, तो 4.5। तो साइन थीटा यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा 4/5 का स्क्वायर, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। तो और हमें एच डी अपॉन एच बी बताना है, यानी कि यही साइन थीटा ही बताना है, तो ऑप्शन तुम्हारा क्या हो गया 3/5। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो था उसका हम फिगर सोच रहे थे, मिसिंग है इसलिए हम ड्रॉ कर रहे थे। ये क्वेश्चन है, इन द फिगर बी डी इज इक्वल टू सी डी, बी डी इज इक्वल टू सी डी, बी इज इक्वल टू डी। चलो सबसे पहले बी डी इज इक्वल टू सी डी, तो अगर हमने 2x इसको माना तो ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये तो इजी चीज है। उसके बाद दूसरा क्या दे रखा है, डीजी पैरेलल टू सी एफ, डीजी पैरेलल टू सी एफ, ये तुम्हारा एरो से शो भी किया गया है कि ये लाइन पैरेलल है। एपी इज इक्वल टू पीडी दे रखा है, यानी कि तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि पी इज द मिड पॉइंट थ्योरम। अब तुम्हारा इसमें ज्यादातर क्या यूज होगा, मिड पॉइंट थ्योरम तुम्हें मालूम है, इफ ए लाइन इज द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द अदर साइड एंड इज हाफ ऑफ इट। और तुम क्या पढ़ते हो, कन्वर्स ऑफ ए मिड पॉइंट थ्योरम, इफ ए लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ वन साइड right of a triangle parallel to another, then it intersect the bisect the third side। तो वो जो हमने थ्योरम्स पढ़ी हैं उसी का एप्लीकेशन होगा, सारी थ्योरम्स का एप्लीकेशन होगा। सबसे पहले अगर हम देखें एडीएच में, इन ट्रायंगल एडीएच, एडीएच में तुम देखोगे कि पी मिड पॉइंट है और पी आई पैरेलल है, क्योंकि अगर कोई लाइन पैरेलल होती है तो उसका पार्ट भी पैरेलल होता है। तो इन ट्रायंगल एडीएच पी मिड पॉइंट दे रखा है और ये लाइन पैरेलल है, तो हमें समझ में आ गया कि आई इज मिड पॉइंट ऑफ एएच। चलो एक ट्रायंगल हमने एडीएच देखा, फिर हमने देखा एडीजी, इन ट्रायंगल एडीजी, एडीजी में हमने क्या खास देखा, अच्छा एडीजी में फिर यही खास, ये लाइन पैरेलल है, आई मिड पॉइंट हो चुका है पहले, तो तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि एफ इज मिड पॉइंट हो जाएगा, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ एजी।
ये भी बात समझ में आ गई। उसके बाद हमने किस में देखा, BCF में। देखो इन ट्रायंगल BCF, BCF, BCF में अगर तुम देखोगे तो ये D मिड पॉइंट है, D मिड पॉइंट है और DG पैरेलल टू CF है। तो फिर तुम्हें BCF में कौन सा मिड पॉइंट निकल जाएगा, G इज मिड पॉइंट ऑफ BF। चलो अब तुम यहां से एक चीज कैलकुलेट करो, ट्रायंगल CEI। ट्रायंगल कौन सा लो तुम, यहां पर ट्रायंगल CEI देखो, CEI, इन ट्रायंगल CEI। अब CEI में तुम्हें क्या चीज समझ में आएगी कि ये पैरेलल है, तो ये पैरेलल है तो इसके मतलब वहां पे तुम थेरेस थ्योरम यूज कर सकते हो कि जो पैरेलल लाइन होती है वो सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो वहां से तुम क्या कह सकते हो कि EH अपॉन HI क्या होगा, डी अपॉन ED अपॉन DC, ED अपॉन DC इज इक्वल टू क्या होगा, EH अपॉन HI, ठीक है। ये तो एकदम बेसिक चीज है, H अपॉन HI। तो ED की जगह तो X है और ये 2X है, EH तुम ले लो EH, और HI की जगह तुम ले लो Y, ठीक। अगर तुम इसको Y ले रहे हो, क्योंकि I इज मिड पॉइंट ऑफ AH, ये भी Y होगा ये भी Y होगा, और EH यहाँ से निकल जाएगा, EH तुम्हारा निकल जाएगा Y अपॉन 2। ये हो गया Y अपॉन 2, यानी कि ये Y आया, ये Y आया और नीचे वाला Y अपॉन 2 आ गया। अब तुम्हारा काफी आसान हो जाएगा। तुम्हें मालूम है कि कोई भी एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो, अगर तुमने वर्टेक्स से बेस पे जो लाइन खींचते हो, जिस रेशियो में बेस बढ़ता है उसी रेशियो में एरिया ऑफ ट्रायंगल भी डिवाइड हो जाता है। तो अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल AED की बात करें, ट्रायंगल AED की बात करें, तो क्या AED तुम्हें समझ में आएगा कि पहले, अब तुम देखोगे बड़े वाले ट्रायंगल में ABC में, तो AD जब खींची गई थी मीडियन थी, तो दोनों क्या हो गया था, हाफ हाफ बटा होगा। फिर AE इस ट्रायंगल की मीडियन थी, यानी कि तुम्हें उस थ्योरम से कि वर्टेक्स से जो लाइन बेस पर डाली जाती है वो उस रेशियो में बढ़ती है जिस रेशियो में साइड बढ़ते हैं, वहां से तुम कह सकते हो AED का एरिया क्या हो गया, 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक। ये तुम आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। अब बचा हमारे पास एक चीज और, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED हो गया। अब हम तुम्हारे पास यहाँ पे एक चीज और कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED के बाद क्या आ गया, AED के बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल AHD निकालना है हमको, ठीक। अच्छा AHD और AHD का देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल AHD और एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बोलो, AED, इसको भी बहुत आराम से कर सकते हैं हम। ट्रायंगल AHD, AHD और AED। AHD तुम्हारा क्या दिख रहा है, ये Y प्लस वाई, ये जो बेस दिख रहा है तुम्हारे पास Y प्लस वाई यानी कि 2Y दिख रहा है, ठीक। और 2Y दिख रहा है, और अगर AED की बात करेंगे तो Y प्लस वाई बाय 2 यानी कि 5Y अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। तो तुम्हें ये समझ में आएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AHD जो हो जाएगा वो 4/5 एरिया ऑफ ट्रायंगल AED हो जाएगा, ठीक। और AED जो है वो पहले ही से हमने निकाल लिया है कि 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABC के बराबर है। तो ये कट गया, ये कट गया, ट्रायंगल AHD अपॉन ट्रायंगल ABC, ये तुम्हारा 1/5 आ जाएगा। तो आंसर तुम्हारा होगा 1/5, 1/5 इज द राइट आंसर। चलो 1/, इसको लिख सकते हो। और उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 65, 65 थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। AX and BX are two adjacent sides of a regular polygon. AX and BX are two adjacent sides of a रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन अभी हम इसी लेक्चर में बता चुके हैं क्या होता है, कि सारे साइड्स बराबर हो, सारे इंटीरियर एंगल बराबर हो। एंगल AX and BX are two adjacent sides of a rectangular polygon if angle ABX
ए बी एक्स इज इक्वल टू 1/3 ऑफ ए एक्स बी। चलो ए बी एक्स अगर हमने अल्फा लिया तो इसको हमें ऑब्वियस सी बात है 3 अल्फा लेना पड़ेगा। तो ये अल्फा, ये साइड और ये साइड बराबर होती है, रेगुलर पॉलीगॉन है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। तो यहां से तुम कैलकुलेट कर सकते हो कि 5 अल्फा 180 डिग्री के बराबर है, तो अल्फा इज इक्वल टू 36 डिग्री हो जाएगी। ठीक। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड से पहले हम कह सकते हैं 3 अल्फा क्या होगा, 180 डिग्री, 108 डिग्री। ये जो है ये इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन होता है, जो कि जिसका फॉर्मूला होता है 2n-4 इंटू 90/n। तो ये तुम्हारे पास डायरेक्ट दे रखा है 108 डिग्री के बराबर। अब यहां से कैलकुलेट करो। अब यहां से कैलकुलेट करो तो कितना हो जाएगा, 18×5 = 90, 18 6 5 2 10n-20 इज इक्वल टू 6n, 10n-6n 4n इज इक्वल टू 20, n इज इक्वल टू 5, 5 इज द राइट आंसर। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 65। चलो 65 तक कर लेते हैं हम लोग आज, और यानी कि इसमें क्वेश्चन नंबर 53 एंड 56 to 65 remaining will be solved in the next video. Okay, thanks, bye bye.